हेलो एवरीवन। सो आज के हमारे वीडियो में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ एंडीमेयन बाय जॉन कीट्स। तो इंग्लिश लिटरेचर के जो मशहूर शायर हैं जॉन कीट्स, उनकी एक मशहूर पोएम है एंडीमेयन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो देयर विल बी काइंड ऑफ अ सीक्वेंस इन अ डिस्कशन कि वील फर्स्टली गो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, फिर हम एनालिसिस और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड देन वील गो फॉर द थीम्स एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का नाम तो सभी ने सुना होगा बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ इंग्लिश. He was born on 31st October 1795 and he died on 23rd February 1821. He's one of the famous romantic poets and he's famous for his odes. तो ये जो odes लिखते थे उनके लिए ज़्यादा famous हैं. And he's one of four well-known romantic poets. तो romantic poets में जो चार सबसे ज़्यादा मशहूर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, शेले, बायरन और कीट्स, तो उनमें जॉन कीट्स भी शामिल हैं. इनके जो फादर हैं थॉमस कीट्स, he died when he was 8 years. तो जॉन कीट्स when John Keats was only 8 तब इनके फादर की वफ़ात हुई. And his mother Frances Jennings died when he was 14 years because of tuberculosis. तो जॉन कीट्स जब 14 years के हुए तो इनके मदर को tuberculosis था, तो इस tuberculosis की वजह से she passed away. He wanted to marry Fanny but her mother denied, saying poets die of hunger. तो ये जो जॉन कीट्स हैं ये फैनी शी वॉज हिज लव इंटरेस्ट, तो ये इनसे शादी करना चाहते थे, मगर फैनी की जो मदर थी उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया. शी डिनाइड saying that poets die of hunger. शी मीन कि पोइट्स जो होते हैं वो भूखे मरते हैं, विच मीन्स दे डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम. तो इस बात को लेके उन्होंने इनकी जो शादी थी उससे इनकार कर दिया. शी डिनाइड. He left surgeon and started writing when he was 20 years old. तो जॉन कीट्स जो थे वो एक सर्जन थे, लेकिन उन्होंने जो सर्जन का काम है वो छोड़ दिया और फिर he started writing when he was 20 years old. He died at age of 25 because of TB. तो 25 years की उम्र में ही जॉन कीट्स की डेथ हुई because of tuberculosis as his mother. इनकी मदर भी tuberculosis की वजह से ही वफात पा गई थी. And same was the thing happened with John Keats when he was 25 years old. And he got fame after his death. तो जब ये when he was alive तो इतना ज़्यादा इनको फेम वगैरह नहीं मिला था, but he got fame after his death. Written on the grave, here lies the one whose name was written on water. तो जॉन कीट्स का जो कवर है उस पर कतपा लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ है here lies the one whose name was written on water. यहाँ पे तस्वीर मैंने लगाई है कि यहाँ पे इसकी इस कबर पे ग्रेव पे लिखा हुआ हमें नज़र आता है कि here lies one whose name was written on water. मतलब ये कि यहाँ पे वो शख्स हैं कि जिनका नाम पानियों पे लिखा गया था, विच मीन्स ही वॉज नॉट मच फेमस व्हेन ही वॉज अलाइव. ओके, शेले रोट एन एलिजी एडोनाइस. तो इनकी डेथ पे शेले ने इनके लिए एक एलिजी लिखी जिसका नाम है एडोनाइस. एनीवेज, in an early letter he once declared, I think I shall be among the English poets after my death. जॉन कीट्स के एक अर्ली लेटर में हमें ये बात मिलती है कि उन्होंने कहा था कि आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ. तो इनकी पहले ही एक इस तरह की थिंकिंग थी कि शायद मेरी डेथ के बाद ही मेरा शुमार इंग्लिश पोइट्स में होगा, एंड दिस वाज द थिंग दैट हैपेंड. तो इसका जो थॉट है ये सच हुआ और फिर इनको इनकी डेथ के बाद ही फेम मिला, एंड ही इज़ नाउ अमंग द फेमस इंग्लिश पोइट्स. He was inspired by William Wordsworth. He had just one conversation with Samuel Taylor Coleridge and P.B. Shelley admires Keats' work. तो यहाँ पे इनका मेंशन इसलिए लाजमी था क्योंकि they are also the famous English poets. Keats' real circle was instead built from earlier London artists like Charles Lamb, Leigh Hunt and Benjamin Hedden. तो ये जॉन कीट्स का फ्रेंड सर्कल था. तो इट्स नॉट मच नेसेसरी अगर हम इसको एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें, बट स्टिल we should know about these things, being a student of literature or being student of English. Anyways, अब बात करते हैं about एंडीमेयन. एंडीमेयन जो है वो जॉन कीट्स का फर्स्ट मेजर वर्क है एंड इट्स अ मास्टरपीस इन इंग्लिश लिटरेचर, विच मीन्स ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही आला किस्म का जो काम होता है वो है एंडीमेयन. इट वॉज रिटन इन 1817 एंड पब्लिश इन 1818 बाई टेलर एंड हिस्से. ये लिखा 1817 में था लेकिन पब्लिश ये 1818 में किया गया. इट कंसिस्ट ऑफ 4 books ऑफ अराउंड 1000 लाइन्स ईच. तो ये 4 books पे मुश्तमिल है और करीबन 1000 लाइन्स हैं हर बुक में. इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट. ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, विच मीन्स दैट वहाँ पे राइमिंग पैटर्न होता है और है एंडीमेयन में. एंड देयर इज़ एम्बिक पेंटामीटर. एम्बिक पेंटामीटर मीन्स हर लाइन के अंदर 10 syllables हैं. 10 syllables make 5 meters, तो इसलिए इसको कहा जाता है पेंटामीटर.
इट वॉज डेडिकेटेड टू पोइट थॉमस चैटरटन। तो पोइट जो है थॉमस चैटरटन, उनको ये पोम डेडिकेट करी थी। और इस पोम का जो बिगनिंग लाइन है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और ये लाइन जो है वो एक बहुत ही मशहूर लाइन है विच इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इस लाइन की मीनिंग ही कुछ इस तरह की है विच विल बी डिस्कस्ड लेटर। एंड ये जो पोम है वो ग्रीक मिथ ऑफ एंडीमैन पे बेस करती है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक मिथ है मिथ ऑफ एंडीमैन के नाम से, तो उस मिथ पे बेस करती है ये पोम जॉन कीट्स की। अब बात करते हैं कि मिथ ऑफ एंडीमैन क्या है। ग्रीक मैथोलॉजी में है मिथ ऑफ एंडीमैन। और फिर कहा जाता है कि एंडीमैन जो है अ शेफर्ड ऑन माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस पे एक शेफर्ड थे, एक चरवाहा थे जिनका नाम है एंडीमैन। और सेलिन वॉज गॉडेस ऑफ द मून। बात करते हैं अबाउट द मिथ ऑफ एंडीमैन। तो एज आई टोल्ड यू ग्रीक मैथोलॉजी में है मिथ ऑफ एंडीमैन। और फिर एंडीमैन जो है वो एक शेफर्ड का नाम है जो कि माउंट ओलंपस में होते थे, जो कि एक चरवाहा है, तो उनका नाम एंडीमैन। तो इसी नाम को लेके जॉन कीट्स ने अपने पोम का नाम रखा है एंडीमैन। सेलिन वॉज द गॉडेस ऑफ मून एंड डॉटर ऑफ जेयस द सुप्रीम गॉड। तो एज वी नो कि ग्रीक मैथोलॉजी में उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं। तो उनका जो सुप्रीम गॉड है जेयस, उनकी बेटी हैं सेलिन, हु इज़ द गॉडेस ऑफ मून, चांद की देवी जिसको कहा जाता है। सो शी इज़ गॉडेस ऑफ मून एंड शी ऑब्जर्व एंडीमैन फ्रॉम द मून एंड फेल इन लव विद हिम। कहा जाता है कि दफ़ा ये मून से नज़ारा कर रही थी, शी वॉज ऑब्जर्विंग, फिर इन्होंने एंडीमैन को देखा एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी शी फेल इन लव विद हिम। तो जो सेलिन है गॉडेस, उनको एंडीमैन से मोहब्बत हो जाती है। बट ज़ेउस रिफ्यूज़ द मैरिज। जो ज़ेउस हैं सुप्रीम गॉड, वो इनकी मैरिज से रिफ्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं। वंस एंडीमैन एंटर्ड अ केव एंड सेलिन डिड मैजिक। एक दफ़ा ये होता है कि एंडीमैन एक केव में चले जाते हैं, एक गार में चले जाते हैं। तो सेलिन जो है गॉडेस ऑफ मून, वो आती हैं और एक मैजिक स्पेल करती हैं, जादू करती हैं। और उनके मैजिक स्पेल की वजह से ये होता है कि एंडीमैन जो है वो एटर्नल स्लीप में चले जाते हैं, विच मीन्स हमेशा के लिए स्लीप उनको हो जाती है, हमेशा के लिए नींद में चले जाते हैं। शी यूज्ड टू विजिट द केव एवरी नाइट एंड हिज ब्यूटी डिड नॉट लूज इट्स स्पार्क फॉर हर। और फिर ये जो सेलिन है गॉडेस ऑफ मून, ये हमेशा हर रात उस केव में विज़िट करती थी जहाँ पे एंडीमैन को एटर्नल स्लीप हुई थी। और फिर हमेशा आने के बावजूद भी एंडीमैन की जो ब्यूटी थी वो सेलिन के लिए कभी कम नहीं होती थी, बल्कि टाइम के साथ साथ उसका स्पार्क बढ़ता चला जाता था, विच मीन्स उसकी ब्यूटी इस सेलिन के लिए बढ़ती चली जाती थी बजाय कम होने के। तो इसी आइडिया को लेके जॉन कीट्स ने अपनी पोम लिखी है एंडीमैन। और पोम की जो फर्स्ट बुक है उसमें 3 स्टैंजेस हैं, लेकिन उसको स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है फॉर ईजी एनालिसिस। और इसका रैमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी ई ई, जिसकी वजह से पोम के अंदर एक फ्लो रहता है लाइंस का। ओके, नाउ विल गो फॉर द एनालिसिस ऑफ द पोम। एक्सप्लेनेशन अब हम करेंगे लाइंस की। तो बुक 1 की लाइंस हैं। सबसे पहली लाइन जो ओपनिंग लाइन है पोम की, दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो देखें, पहली जो लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये देखिए हमें पता लगता है कि स्पीकर वांट्स टू टेल अस कि हम ह्यूमंस जो हैं, हमारा नेचर है कि हम लोग ब्यूटी को एडमायर करते हैं। और फिर इतना एडमायर करते हैं कि ब्यूटी से हमें जो जॉय हासिल होता है, हमें जो प्लेजर मिलता है, हमें जो मिलता है जॉय, वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं होता है, वो फॉरएवर होता है, वो हमेशा के लिए रहता है, दैट इज़ नेवर एंडिंग। और फिर यह होता है कि इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, विच मीन्स हमें जो ब्यूटी से जॉय मिलता है वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं चला जाता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट कीप्स गोइंग बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। लेकिन इसमें हमारे लिए एक हमेशा अट्रैक्शन होती है, हमारे लिए हमेशा एक एडमिरेशन होती है, एंड अस्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो ये जो जॉय है, ये कम होने के बजाय हमें क्या चीज़ें देता है, इट गिव्स अस ट्रैंक्विल स्लीप, ये हमें हमेशा के लिए सुकून देता है। और फिर ऐसी स्लीप जिसमें ब्लिसफुल और स्वीट ड्रीम्स हों, और ये हमें मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ देता है, और फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून, और फिर हमारे काम और पीसफुल ब्रेथ्स जो होते हैं वो सारे हमें इस ब्यूटी के जॉय से ही मिलते हैं। तो स्वीट ड्रीम्स जो है दैट्स अ मेटाफर, क्योंकि स्वीट होना ड्रीम्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डेफिनेटली, सो दिस इज़ अ मेटाफर। तो देखें, चलें, ये तो हो गया कि जो ब्यूटी का जो जॉय है दैट इज़ फॉर एवर, वो हमेशा के लिए रहने वाला है। लेकिन अ क्वेश्चन अराइजेस हियर कि जॉन कीट्स के लिए ब्यूटी क्या चीज़ है। तो जॉन कीट्स के आइडियाज़ को अगर हम देखें कि
तो हमें क्या पता लगेगा कि ब्यूटी क्या चीज़ है, किस ब्यूटी की मैं बात कर रहे हैं। जॉन कीट्स जो इसने इतना इंटेंसिफाई किया कि इसको फॉरएवर कह दिया। तो जॉन कीट्स ने अपने जो भाई हैं जॉर्ज और टॉम कीट्स, उनको एक लेटर लिखा था 21 दिसंबर 1817 में। उस लेटर में हमें ये लाइन मिलती है कि द एक्सेलेंस ऑफ एवरी आर्ट इज इट्स इंटेंसिटी capable of making all disagreeables evaporate from their being in close relationship with beauty and truth। तो जॉन कीट्स के आइडियाज़ इस लेटर में कुछ इस तरह के हमें मिलते हैं। जॉन कीट्स कहता है कि हर आर्ट का जो एक्सीलेंस है वो उसकी इंटेंसिटी में पाया जाता है, विच मीन्स जितना ज़्यादा इंटेंसिफाइड होगा उतना ही वो आर्ट एक्सीलेंट होगा। और फिर उसमें ये सलाहियत आएगी उस आर्ट में कि वो क्या करेगा, डिसएग्रेबल्स को इवोपरेट करेगा, विच मीन्स जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। किस वजह से? फ्रॉम बीइंग इन क्लोज रिलेशनशिप विद ब्यूटी एंड ट्रुथ। अगर वो आर्ट ब्यूटी और ट्रुथ के साथ क्लोज रिलेशन में है तो उसके अंदर की सारी डिसएग्रेबल्स इवोपरेट हो जाएंगी। तो जॉन कीट्स के आइडियाज़ कुछ इस तरह हैं कि ब्यूटी इज़ समथिंग जिससे हमारी ज़िंदगी के डिसएग्रेबल्स इवोपरेट हो जाते हैं। ब्यूटी इज़ समथिंग जो हमारे आर्ट को एक्सीलेंस देती है। ब्यूटी इज़ समथिंग विच इज़ क्लोज टू बोथ आर्ट एंड ट्रुथ एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द आर्ट। So this is what John Keats says in the letter। और फिर ऑस्कर वाइल्ड जो हैं वो भी, उनके भी आइडियाज़ कुछ इस तरह के हैं कि ब्यूटी इज़ द ओनली थिंग दैट टाइम कैन नॉट हार्म। तो यहाँ पे आइडियाज़ में ना एक सिमिलैरिटी पाई जाती है कि ऑस्कर वाइल्ड का आइडिया है कि ब्यूटी इज़ ओनली थिंग दैट टाइम कैन नॉट हार्म। ब्यूटी वो वाहिद चीज़ है कि जिसे टाइम हार्म नहीं करती है, विच मीन्स कि टाइम के गुजरने के साथ ब्यूटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिलासफीज़ फॉल अवे लाइक सेंट। फिलासफीज़ जो होती हैं वो सेंट की तरह ख़त्म हो जाती है। क्रीड्स फ्लो वन अनदर, बट व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ अ जॉय फॉर ऑल सीजन्स, अ प्रोफेशन फॉर ऑल एटर्निटी। तो ये जो जॉय है, जो ब्यूटीफुल ब्यूटी की जो जॉय है, दैट्स फॉर ऑल सीजन्स, ऑल टाइम्स एंड ऑल एरस। ओके, तो आगे पोएम की लाइन्स हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉलो वी आर वेदरिंग अ flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made fuller searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall। तो यहाँ पे स्पीकर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देखें, मोरो मीन्स मॉर्निंग। तो सो एवरी मॉर्निंग वी वेक अप, वी मेक अ बैंड ऑफ फ्लावर्स विच कीप्स अस कनेक्टेड टू नेचर। स्पीकर कहते हैं कि जब भी हम सुबह जागते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैंड ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। वेदरिंग मीन्स हम लोग ना जिस तरह पिरोते नहीं होते हैं उस तरह से हम लोग फ्लावर्स का एक बैंड पिरोते हैं जो कि हमें नेचर से, अर्थ से कनेक्टेड रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, यानी कि जो होपलेसनेस है हमारी ज़िंदगी में, हमारे ही यानी कि ह्यूमन की ही वजह से जो होपलेसनेस आ गई है, और हमारे जो ग्लूमी डेज़ हैं, जो सैड डेज़ हैं, जो डिजीज़ हैं, और डार्कन वेज ऑफ क्राइम्स जो हैं, जितने भी क्राइम्स हैं उनका जो डार्कन वे है, उनका जो गलत रास्ता है, वो सारा हमारी ज़िंदगी में है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम लोग जो बैंड ऑफ फ्लावर बनाते हैं ये हमें नेचर से कनेक्टेड रखता है। देयर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स विच टेक द होपलेसनेस अवे फ्रॉम आवर सेपरेट स्पिरिट्स। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों के बावजूद, होपलेसनेस के बावजूद, ग्लूमी डेज के बावजूद, डिजीज़ और क्राइम्स के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इस होपलेसनेस को हमारे स्पिरिट से, हमारी सोल से, हमारी ज़िंदगी से दूर करती हैं। और वो ब्यूटीफुल चीज़ें क्या हैं? वहीं जो नेचर में पाई जाती हैं, क्योंकि ये एक रोमांटिक पोम है। तो रोमांटिक पोम में ये होता है कि नेचर और जो नेचुरल ब्यूटी और नेचर की जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है। सो दिस इज़ द थिंग। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से होपलेसनेस को, इन डिजीज़ को, और फिर जितना भी हमारा ग्लूमी डेज जो होते हैं उन सबको ख़त्म करती हैं। मूव्स अवे द पाल जो है ना, कवर या फिर काइंड ऑफ ब्लैंकेट को कहा जाता है। तो ये जो ब्यूटी है, ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये जो नेचुरल ब्यूटी हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में पाई जाती है, इनकी वजह से ये होता है कि हमारे जो सोल पे एक कवर चढ़ा हुआ होता है इन सब चीज़ों का, डिजीज़ का, वो क्या हो जाता है, मूव अवे हो जाता है, वो हट जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये जो पाल था, जो कवर था, ये हमारे डार्क स्पिरिट से हट जाता है। सच द सन द मून, तो ये ब्यूटीफुल चीज़ें कौन कौन सी हैं? सन है, मून है, और ट्रीज ओल्ड एंड यंग। इसमें दरख्त भी आते हैं इन चीज़ों में, इन ब्यूटीफुल चीज़ों में, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन
जो कि हमें एक साया देते हैं, एक पुरसुकून साया देते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। साया जो है ना दरख्त सिर्फ इंसानों को नहीं देते हैं बल्कि शीप्स वगैरह को भी देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरह प्यारी चीज़ों में, ब्यूटीफुल चीज़ों में हमें जो जॉय देते हैं उन चीज़ों में डैफोडिल्स का भी शुमार है, जो कि क्या करते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल जो है वो ग्रीन वर्ल्ड के अंदर रह रहे होते हैं बिकॉज देयर लीव्स आर ग्रीन एंड डैफोडिल्स आर येलो। तो स्पीकर ने कहा है कि डैफोडिल जो है वो एक ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। सो दिस गिव्स अस एन इमेज, तो यहाँ पे इमेजरी का यूज़ हुआ है। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक। तो इन जो ब्यूटीफुल चीज़ों में डैफोडिल्स के साथ साथ क्लियर रील्स का भी शुमार होता है, यानी कि क्लियर कैनाल्स जो हैं पानी के उनका भी शुमार होता है, जो कि एक कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करते हैं इन समर्स। अगेंस्ट द हॉट सीज़न, ये जो पानी के जो कैनाल्स हैं वो एक कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीज़न। तो हॉट सीज़न के ख़िलाफ़ हमारे लिए एक चीज़ पैदा करते हैं कि उनसे कूलनेस का इफ़ेक्ट पैदा होता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dunes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. तो ये जो कैनाल्स हैं ये हमारे लिए कंफर्ट जोन है। समर्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो कैनाल्स हैं, ये जो पानी है, ये हमें एक कंफर्ट जोन दे रहा होता है। और फॉरेस्ट में जो बशेस होते हैं, जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं, और फिर फॉरेस्ट में जो मस्क रोजेज़ इट्स अ टाइप ऑफ रोज़, तो उनका ब्लूज़म होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरह की ब्यूटी देती हैं, इस तरह की जॉय देती हैं, जो कि हमेशा के लिए रहता है। सेम इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर डिवाइन। तो जिस तरह इन सब चीज़ों की ब्यूटी है इट्स फॉर एवर, इसी तरह जो नेचर यानी कि जो डिवाइन की जो ब्यूटी है वो भी इसी तरह है, वो भी इनकी ही तरह फॉर एवर है, वो भी इन्हीं की तरह लॉन्ग लास्टिंग है। एंड द माइटी स्टोरीज ऑफ मार्टायर्स विच वी हैव हर्ड और लिसन। तो जो शोहदा हैं मार्टायर्स, उनकी जो कहानियाँ चाहे वो हमने पढ़ी हो या चाहे वो सुनी हो, उनके अंदर भी एक फॉरएवर वाला इफ़ेक्ट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बहादुरी के किस्से कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे वो कोई पढ़ता चला जाए या फिर सुनाता चला जाए, तो ये टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन ये मूव ऑन करती हैं। तो मार्टायर्स की जो स्टोरीज़ हैं उनमें भी एक ऐसी ब्यूटी है जो कि फॉरएवर है, जो कि हमेशा के लिए रहती है। और फिर ये जो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे सोल को फ्रेश करती हैं, दे आर लाइक अ फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये फिर एक फ़वारे की निस्बत है। किस चीज़ के फ़वारे? किस पानी के फ़वारे की? इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स आबे हयात जिसको कहा जाता है, कि ऐसा ड्रिंक जो कि हमें हमेशा के लिए ज़िंदा रखता है। तो फिर ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो सब इस मानंद हैं कि एक फाउंटेन है कि जिसमें इमॉर्टल ड्रिंक आ रहा होता है। तो इस इमॉर्टल ड्रिंक की वजह से हर चीज़ को ज़िंदगी मिलती है फॉरएवर, विच इज़ poured अपॉन अस फ्रॉम हेवन ऑफ आर प्लेजर एंड जॉय, फॉर आर प्लेजर एंड जॉय। यानी कि ये जो इमॉर्टल ड्रिंक है ये कहाँ से आता है? हेवन से हमारे ऊपर पौर किया जाता है, हेवन से हमारे लिए आता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये सारी नेचर से कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये इमॉर्टल ड्रिंक जो है, इसका फाउंटेन ये हमारे लिए नेचर से ही आया हुआ है। Okay, the next lines are, nor do we merely feel these essence for one short hour, no, even as the trees that whisper round a temple become soon dear as the temple's self, so does the moon. The passion, poesy, glories infinite, haunt us till they become a cheering light unto our souls and bound to us so fast that whether there be shine or gloom or cast, they always must be with us or we die. ओके तो यहाँ पे हमें स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं कि वे द सेंसिटिव ह्यूमन फील द प्लेजर फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर एवर। तो हम लोग जो सेंसिटिव ह्यूमन बींग्स हैं, हम हर चीज़ को सेंस करते हैं, तो इसी तरह हम लोग इस ब्यूटी से मिलने वाले जॉय को, प्लेजर को भी हम लोग फील करते हैं। और फिर यह सिर्फ शॉर्ट आवर, 1-2 घंटे की ही बात नहीं होती है, बल्कि इट इज़ फॉर एवर। ब्यूटी इज़ एडमायर्ड इवन बाई नॉन लिविंग थिंग्स, द ट्रीज आर एज डियर टू टेम्पल एज इट्स ओन सेल्फ। तो ब्यूटी में इतनी ताकत होती है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसको एडमायर करते हैं। कैसे? कि टेंपल जो है इबादत का, उसके गार्डन में जो ट्रीज़ और जो प्लांट्स विस्पर करे होते हैं वो टेंपल के लिए उतने ही अजीज़ होते हैं जितना टेंपल का अपना सेल्फ उसके लिए अजीज़ है।
तो अगर हम ह्यूमन की भी बात करें तो जिस चीज़ से हमें प्लेजर मिलता है, ब्यूटी और जॉय हमें मिलता है, वो हमारे लिए कुछ ही टाइम में उतनी ही अजीज़ होती है, उतनी ही नियर एंड डियर होती है जितना हमारा अपना सेल्फ है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ब्यूटी, जिस पे पोइट इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं। एंड सेम हैपन्स विद द मून, द ग्लोरीज ऑफ पोइट्री वाई नहीं लगा, पोइट्री स्टे विद अस फॉर एवर। फिर यही बात मून और फिर पोइट्री के साथ भी होता है कि पोइट्री से हमें जो ग्लोरीज मिलती है, पोइट्री से जो हमें प्लेजर मिलता है, वो भी हमारे साथ हमेशा के लिए ही रहता है। और फिर इस जॉय से क्या होता है कि दिस थिंग्स शेड अ लाइट ऑन आवर सोल्स, फिर इनकी वजह से हमारे सोल पे एक लाइट पड़ती है, दे इनलाइटन आवर सोल। फिर दे बिकम सो सबमर्ज्ड इनटू आवर सोल दैट वेदर वी आर हैप्पी और सैड, इन सनशाइन और रेन, दे स्टे विद अस और एल्स वी डाई। फिर इस ब्यूटी में इतनी ताकत होती है कि फिर ये हमारे सोल के अंदर सबमर्ज्ड हो जाते हैं, हमारे वजूद का हिस्सा बनते हैं। और फिर इतना सबमर्ज हो जाते हैं कि चाहे हम खुश हों या सैड हों, चाहे सनशाइन हो चाहे रेन हो, जो भी मौसम हो, जो भी टाइम हो, जो भी ज़माना हो, जो भी इरा हो, ये हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है। और वी डाई, यानी कि हमारी आखिरी सांस तक, हमारे मरते दम तक ये जो ब्यूटी है, इसका जो जॉय है, इसकी जो ग्लोरीज हैं, ये हमारे साथ ही रहती हैं, हमारे सोल में सबमर्ज्ड होकर हमारे साथ रहती हैं until till the last breath of our life. Therefore, 'tis with full happiness that I will trace the story of Endymion. The very music of name has gone into my being, and each pleasant scene is growing fresh before me as the green of round valleys. So I'll begin now, while I cannot hear the city's din, now while the early budders are just new. यहाँ पे आके पोइट कहते हैं, स्पीकर कहते हैं कि अभी now I'm excited to narrate the story of Endymion. पोइट कहते हैं कि now I'm gonna write the Endymion. तो फिर इसमें एक यूनिक बात ये आती है कि ज़्यादातर पोइट्स ये करते आ रहे थे शुरू से कि बस डायरेक्टली ना लिखने लग गए, लेकिन ये जो रोमांटिक पोइट है, इनमें एक अलग बात, जॉन कीट्स में एक अलग बात ये आ गई कि ही डिड नॉट डायरेक्टली जंप इनटू राइटिंग, फ़ौरन से लिखने नहीं लग गए, बल्कि शुरू में कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू राइट, तो इट्स काइंड ऑफ पहले ये बात करी और फिर लिखा, तो विच गिव्स दिस पोइट्री अ डिफरेंट एसेंस एंड अ यूनिक थिंग। ओके, स्पीकर कहते हैं कि अभी मैं स्टोरी ऑफ एंडीमैन बताने लगा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्टोरी ऑफ एंडीमैन बताने के लिए। द म्यूज़िक एंड मेलोडी ऑफ दिस नेम इज़ डेस्परेट पार्ट ऑफ माई बीइंग एंड माई सोल। तो एंडीमैन का जो नाम है, इस नाम का जो म्यूज़िक है, इस नाम की जो मेलोडी है, वो मेरे वजूद का, मेरे सोल का हिस्सा बन गई है। इतना मुझे ये एंडीमैन का नाम अच्छा लगता है, नाम दिस मच एक्साइटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ एंडीमैन। इच प्लेजेंट सीन इज़ प्लेइंग बिफोर माई आइज एज फ्रेश एज ग्रीन वैलीज। तो एंडीमैन जो कहानी है, उसका हर सीन मेरी आंखों के सामने चल रहा है, बिल्कुल उतना ही फ्रेश जितना हमारी वैलीज़ और उनकी ग्रीनरी फ्रेश होती है, उतना ही फ्रेश तरह से एंडीमैन जो कहानी है उसके सीन्स मेरे आंखों के सामने चल रहे हैं। बिकॉज हियर द पोइट इज़ और द स्पीकर इज़ वेरी एक्साइटेड टू राइट द पोइट्री ऑफ एंडीमैन, टू नरेट द स्टोरी ऑफ एंडीमैन। I will start now as the noise and fuss of city is far away। कहते हैं कि अभी मैं लिखने लग जाऊँगा क्योंकि सिटी का जो शोर है और जो हल्ला गुल्ला वगैरह है, आई कैन नॉट हीयर, वो मेरे से दूर है, मैं उसको सुन नहीं सकता हूँ। नाउ दैट द फर्स्ट फ्लावर्स आर बडिंग, द न्यू बर्ड्स आर फॉर्मिंग, यानी कि अभी यानी कि पोइट जो है यहाँ पे सीज़न बताना चाह रहे हैं कि ये बहार का मौसम है, तो फ्लावर्स जो हैं वो अभी अभी खिलने लगे हैं और उन पे नए नए बर्ड्स ग्रो होने लगे हैं। And run in mazes of the youngest hill about old forest, while the willow trails its delicate amber, and the dairy pails bring home increase of milk. And as the year grows lush in juicy stalks, I'll smoothly steer my little boat for many quiet hours, where the streams that deepen freshly into bowers, many and many a verse I hope to write, before the daisies, vermeil rimmed and white, hide in deep herbage, and there yet the bees hum about globes of cover and sweet paste. I must be near the middle of my story. तो इससे पहले की लाइन्स में पोइट ने हमें बताया कि अभी मैं जो है ना एंडीमैन की जो स्टोरी है वो लिखने जा रहा हूँ। तो सेम इज़ द थिंग, इस वही बात इस इन लाइन्स में भी कंटिन्यू होती आ रही है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पोइट जो है वो सीज़न को शो करना चाहते हैं कि बहार का मौसम है, तो अभी फूल अभी उगने लगे, अभी खिलने लगे हैं, उन पे बर्ड्स नए नए ग्रो करने लगे हैं। तो ये जो फ्लावर्स हैं, इनके जो बर्ड्स हैं, इनसे एक नया पैटर्न ऑफ कलर बन रहा है ट्रीज़ पे और फॉरेस्ट पे। जो ऑल ट्रीज़ और फॉरेस्ट हैं उन पे नए फ्लावर्स उग रहे हैं, तो
एक नया पैटर्न ऑफ कलर्स बन रहा है फॉरेस्ट्स में। और फिर ये कि द विलो ट्रीज हैंग एंड द एम्बर लीव्स, ये जो विलो ट्रीज इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, तो ये जो ट्रीज होते हैं ये भी खिलने लगे हैं, दे हैव स्टार्टेड टू हैंग। और फिर एम्बर इनके ऑरेंज येलो शेड जो है, ये जब पत्ते सूखते हैं या फिर दरख्त वगैरह सूखते हैं तो उन पर जो शेड आ जाता है एम्बर का शेड, वो शेड चला जाता है, नया शेड आता है, बाहर का नया शेड आता है, फ्लावर्स के खिलने का नया शेड जो है वो फॉरेस्ट में या ट्रीज पे आता है। नाउ द डेयरी बकेट्स आर फिल्ड विद मोर मिल्क, यानी कि डेयरी बकेट्स जो हैं दे आर फिल्ड विद मोर मिल्क, ज़्यादा दूध की वजह से बकेट्स जो हैं वो फिल हो गए हैं, क्योंकि बाहर में क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा होती है तो इस वजह से मिल्क वगैरह भी ज़्यादा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। नाउ व्हेन द ईयर स्टार्ट्स टू लश, यानी कि जब अभी नया साल शुरू हुआ है, ग्रीनरी अभी अभी होने लगी है, आई गाइड माई लिटिल बोट ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट कहते हैं कि अभी मैं अपनी शायरी का जो लिटिल बोट है उसको गाइड करूँगा, विच मीन्स है कि पोइट अभी बताना चाह रहे हैं कि अभी वो अपनी पोइट्री लिखने लगेंगे, लिखना शुरू करेंगे। बहुत फॉर मैनी आवर्स, बहुत घंटों के लिए वो लिखते चले जाएंगे। अनटिल द स्ट्रीम फॉल्स इनटू बावर एंड पीस, यहाँ तक कि उसका जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है वो पीस में चला जाएगा, यानी कि उसके जहन में जो एंडमैन की कहानी है वो जब लिख चुका होगा तो फिर उसे पीस मिलेगा, तब तक वो अपने इस पोइट्री के बोट को गाइड करते रहेंगे, विच मीन्स तब तक पोइट लिखते रहेंगे। आई विश टू राइट मेनी वर्सेस विद द डेजीज ऑफ वाइट एंड रेड पेटल्स हाइड इन डीप ग्रास। पोइट कहते हैं कि आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत सारा लिखूं, बहुत सारे वर्सेस लिखूं, तब तक कि जब तक जो डेजीज़ हैं उनके जो पेटल्स हैं वाइट और रेड होते हैं, वाइट होता है उस पर रेड कलर की वो भी लगी हुई होती है लाइन टाइप, तो डेजीज़ जो फ्लावर है वो डीप ग्रास के अंदर छुपे हुए हैं। तो इस सीज़न में मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे वर्सेस लिखना चाहता हूँ। एंड अनटिल द बीज आर मर्मरिंग अराउंड फ्लावर एंड स्वीट पी आई विल बी इन मिडल ऑफ स्टोरी, यानी कि अभी मैं लिखने लगा हूँ तो जब तक के जो बीज हैं वो क्लावर यानी कि फ्लावर्स जो बीज को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं उन फ्लावर्स के गिर्द मरमर कर रहे होंगे, या फिर स्वीट पी जो फ्लावर है उसके पास बीज मरमर कर रहे होंगे, तब तक मैं अपनी स्टोरी के मिडल में आ चुका होऊंगा, विच मीन्स के पोइट कह रहे हैं कि इस टाइम तक मैं अपनी जो स्टोरी है वो आधा नरेट कर चुका होऊंगा। ओ मे नो विंट्री सीजन बियर एंड होरी, सी इट हाफ फिनिश्ड बट लेट ऑटम बोल्ड with universal thing of sober gold. Be all about me when I make an end, and now at once adventuresome I send my herald thought into a wilderness. There let its trumpet blow and quickly dress my uncertain path with green that I may speed easily onward through flowers and weed. तो यहाँ पे पोइट हमें बताना चाह रहे हैं, स्पीकर में बताना चाह रहे हैं कि आई प्रे एंड होप दैट व्हेन द ओपन ग्रे विंटर अराइव्स इट डज नॉट सी माई पोइट्री हाफ फिनिश्ड। पोइट ये यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि जब तक के पोइट ने लिखना कब शुरू किया है, इन्होंने पहले हमें बताया जब फ्लावर्स के ब्लोज़म का मौसम था, विच मीन्स के इन्होंने लिखना शुरू किया था बाहर में, स्प्रिंग में। यहाँ पोइट ये दुआ कर रहे हैं कि मेरी दुआ है कि जब तक के सर्दियाँ आ जाएं, जब तक के ग्रे विंटर आ जाए, तो ये जो ग्रे विंटर है वो मेरी पोइट्री को हाफ फिनिश्ड ना देखे, यानी कि सर्दियों के आने तक मेरी पोइट्री हाफ फिनिश्ड ना हो, बल्कि मैं इससे ज़्यादा लिख चुका हूँ। यहाँ पे ये दुआ करें, ब्रदर आई प्रे दैट द गोल्डन ऑटम बी अराउंड मी व्हेन आई फिनिश द पोम। ये दुआ कर रहे हैं कि जब मैं अपनी पोम फिनिश करूँ तो मेरी दुआ है कि जो गोल्डन ऑटम है वो दैट वुड बी अराउंड मी, यानी कि वो वाला सीज़न हो। तो ऑटम पहले आता है विंटर से, तो पोइट कहते हैं कि विंटर से पहले ही मैं अपनी पोइट्री ख़त्म करना चाहता हूँ, तब जब गोल्डन ऑटम जो है उसका सीज़न हो, ऑटम का सीज़न हो, तब मेरी पोइट्री ख़त्म हो। इट्स द स्पीकर्स और द पोइट्स प्रेयर, क्योंकि स्पीकर और पोइट एक ही है, जॉन कीट्स। एंड आई सेंड माई डिक्लेयरिंग थॉट टू द प्लेस अनकल्टिवेटेड बाई ह्यूमन। फिर ये कहते हैं कि जब मेरी पोइट्री फिनिश हो तो फिर मैं ये करूँ कि मेरी जो थॉट है, मेरी जो पोइट्री है उसको मैं भेजूँ, कहाँ भेजूँ, टू द प्लेस अनकल्टिवेटेड बाई ह्यूमन, एक ऐसी जगह जो कि अनकल्टिवेटेड बाई ह्यूमन है। और फिर वहाँ पे उसकी पोइट्री जो है उसके जो थॉट्स हैं पोइट के, वो ट्रम्पेट ब्लो करें। ट्रम्पेट इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो ट्रम्पेट ब्लो करें, विच मीन्स दैट वहाँ पे उसकी पोइट्री का चर्चा हो काइंड ऑफ, एंड डिस्कवर अननोन पाथ्स विद ग्रीनरी। फिर ये हो कि उस ट्रम्पेट के ब्लो होने की वजह से मेरे लिए नए रास्ते बने। कौन से रास्ते? जो कि ग्रीनरी से भरे हुए हों। तो उन्हीं ग्रीनरी से ब्यूटीफाइड रास्तों से मैं चलूँ आगे टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड वीड्स। तो फ्लावर्स और वीड्स की तरफ मैं चलूँ, उस रास्ते से होते हुए जो रास्ता मेरी पोइट्री मेरे लिए बनाएगा।
सो दिस वर द लाइन्स फ्रॉम बुक 1, जिसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया फॉर एन ईजी एनालिसिस. आई होप कि समझ आ गया होगा. ओके तो यहाँ पे थीम्स जो हैं आगे, एज आई टोल्ड यू कि इसके 4 बुक्स हैं. तो आगे जो अगर हम पोम सारी पढ़ने लगे तो देयर आर सो मेनी थीम्स. लेकिन ये जो प्रोलॉग था अभी हमने जो पढ़ा, जो शुरू वाली बुक 1 की लाइन्स थी, उनमें जो थीम्स हैं देयर आर पार्ट ऑफ ब्यूटी कि मैंने बताते हुए एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया कि पोइट ने हर जगह ब्यूटी के पावर को इंटेंसिफाई करके बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी में इतनी ताकत है कि ये हमेशा के लिए रहती है. ब्यूटी में इतनी ताकत है कि जिस चीज़ में ब्यूटी हो, जिस चीज़ में ब्यूटी का जॉय है, वो हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना हमारा अपना सेल्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ ब्यूटी का थीम हमें इन लाइन्स में ज़्यादा डोमिनेंट मिलता है. एंड ऑल्सो नेचर एंड क्रिएटिविटी ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री जो है उसका और नेचर का एक रिलेशन पोइट ने ना हमें बताया है. वो कैसे कि पोइट ने लिखना तब शुरू किया जब स्प्रिंग का सीज़न था, बहार का सीज़न था. तो फिर पोइट ने फिर ये दुआ करी कि उसका जो पोम है वो ख़िज़ां तक, ऑटम तक ख़त्म हो जाए. तो पोइट कह रहे हैं कि हमारे जो पोइट्री की जो क्रिएटिविटी है वो भी नेचर से कनेक्टेड है. कि जिस तरह नेचर में होता है कि जब नए फ्लावर्स उगते हैं, नए बर्ड्स उगते हैं, फिर वो जाके ऑटम में वो फॉल डाउन करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. उसी तरह पोइट्री का जो फ़न है, पोइट्री की जो क्रिएटिविटी है वो भी इस तरह है कि वो भी नेचर की तरह इट कीप्स गोइंग ऑन. के एक आइडियाज़ आते हैं, फिर उनको लिखा जाता है, फिर नए आइडियाज़ आते हैं एंड सो ऑन. तो पोएम अहमिक पेंटामीटर में लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में. ये चीज़ मैंने पहले बताई कि 10 syllables होते हैं और फिर 5. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम एंडीमयन बाय जॉन कीट्स. इट वाज एन ईजी एनालिसिस. तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. अगर समझ आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ एवरी वीडियो. थैंक यू.